तक आपको दिखेगा, ये सपोर्टिंग डिवाइस है। ये आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है जिससे कि हम उसको अनलॉक करते हैं। और आपका ये जो ड्राफ्ट गियर असेंबली है ये पीछे अंदर छुपा रहता है, आपको ऐसे ही वो दिखेगा नहीं। तो पहले एक कोच से दूसरे कोच को कपल करने के लिए स्क्रू कपलिंग यूज किया जाता था। जब स्क्रू कपलिंग लगाते हैं तो उसके लिए साइड में यहाँ पे बफर लगाए जाते हैं, लेकिन जब सेंटर बफर कपलर यूज करते हैं तो यहाँ पे बफर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कपलिंग का भी काम करता है और बफर का भी काम करता है, इसीलिए यहाँ पे साइड में बफर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब एक कोच से दूसरे कोच को हम सीबीसी से कपल कर देते हैं तो फिर बफर की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसमें पावर कार में सिर्फ बफर लगा रहता है, क्योंकि वहाँ आगे लोको रहता है, इसलिए उसमें बफर लगे रहते हैं। तो ये है आपका सीबीसी, इसका नाम है पूरा AAR-H टाइप हाई टेंसाइल टाइट लॉक सीबीसी सेंटर बफर कपलर। आवाज़ मेरी आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ओके। ये AAR क्या है? ये है आपका है अमेरिकन एमट्रैक रेशियो द ट्रांसपोर्ट मेट्रोपॉलिटन। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड था एक, जिसके नाम पे AR बनाया गया। और फिर एक इसमें एक आप्टा आप्टा मैकेनिज्म, मतलब आप्टा की डिज़ाइन रहती है। ये आप्टा का पूरा नाम है आप्टा, अमेरिकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो ये आप्टा डिज़ाइन का बना हुआ है। इसके फ़ायदे क्या हैं? टू ओवरकम लिमिटेशन। आपका जो स्क्रू कपलिंग था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसको ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालेज ऑफ लॉन्गर ट्रेन इज नॉट, मतलब इज नॉट पॉसिबल इन फ्रेट। आपका जो गुड्स स्टॉक है, फ्रेट ट्रेन है, उसमें भी उसमें सीबीसी लगा हुआ है, लेकिन उसमें एच टाइप का नहीं लगा हुआ है। उसमें जो सीबीसी लगा हुआ है वो ई टाइप का है। तो स्क्रू कपलिंग जब लगा था तो उसकी हालेज की एक लिमिट थी, उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बैगन लेके चलने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए ये सीबीसी कपलर लगाया गया बैगन में। कोचिंग में क्या फ़ायदा है इससे कि क्लाइंबिंग ऑफ कोच इन कोलिजन एंड डिरेलमेंट। इसमें आपका जो कोच एक दूसरे के ऊपर क्लाइंब, मतलब चढ़ जाता था। आपने देखा होगा पहले जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे जिसमें स्क्रू कपलिंग लगा रहता था, उसमें एक कोच दूसरे कोच के ऊपर चढ़ जाता था। मेरे ख्याल से 4-5 साल हुआ होगा, इधर राजस्थान साइड में एक एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों ने शायद पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा, जिसमें कि एक कोच दूसरे के ऊपर चढ़ गया था और कई लोग, मतलब 200-250 के आसपास लोगों की जान चली गई थी। इसमें आपने ये भी सुना होगा कि कोई पीवे पे काम कर रहा था और ट्रैक खोल करके काम कर रहा था, ब्लॉक नहीं लिया था। क्या था एक्चुअल में रीज़न वो तो पता नहीं, जो भी रहा हो, लेकिन जो कैजुअल्टी हुई थी, जो लोगों की जान गई थी, उसका रीज़न ये हुआ था कि कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जिन कोचेज की लाइफ अभी है, कुछ मतलब का कुछ लंबी लाइफ बची, जो 2-4 साल है उनको छोड़ दीजिए, उसमें जो आईसीएफ के कोचेज हैं उसमें भी इस जो पीओएच में जाते हैं वर्कशॉप में, तो वहाँ पे स्क्रू कपलिंग को निकाल करके वहाँ सीबीसी लगा दिया जाता है। सीबीसी लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रू कपलिंग को निकाल दिया, कोई नट बोल्ट था खोला, स्क्रू कपलिंग अलग हो गया और सीबीसी लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसके हेड स्टॉक वगैरह में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन वो सब किया गया क्योंकि ये हुआ कि सीबीसी रहने से डिरेलमेंट में लोगों की जान नहीं जाती है। उसका रीज़न ये था कि कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं। तो अब आप देखेंगे कि आपके सीबीसी के भी, अरे आईसीएफ के भी काफ़ी कोचेज में सेंटर बफर कपलर लगा हुआ मिलेगा आपको।
एलएचबी के जितने कोच हैं सभी में सीबीसी लगा हुआ रहेगा। आईसीएफ में बाद में जो कुछ नए कोचेज आते थे उसमें भी सीबीसी लग के आता था प्रोडक्शन यूनिट से। यहाँ पीओएच में भी उसमें सीबीसी लगा के भेजते थे। तो अभी तो वैसे आईसीएफ के कोचेज अब और जल्दी ही कंडम हो जाएंगे, तो आपको कुछ दिन बाद में सारे कोचेज एलएचबी ही मिलेंगे। तो सीबीसी का एक फ़ायदा जो कोचिंग में है ये बहुत बड़ा कि आपका कोच एक दूसरे पे चढ़ता नहीं है, मतलब उसमें एक एंटी क्लाइंबिंग फीचर रहता है। संटिंग स्टाफ एट रिस्क, जो संटिंग स्टाफ है जो ऑपरेटिंग का, उसमें एक कोच से दूसरे, मतलब मान लीजिए इंजन से कोच को लाके कपल करना है तो उसको लोको और कोच के बीच में जाना पड़ता था स्क्रू कपलिंग को कपल करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। बाई चांस अगर बीच में आवाज कट जाएगी तो मैं ये पीसी से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मोबाइल पे फोन करके बता देना, ठीक है? जो संटिंग स्टाफ रहता है इसमें यह है कि स्क्रू कपलिंग में हमेशा रिस्क पे रहता था कि वो कपलिंग करने के लिए उसको बीच में जाना पड़ता था, मतलब लोको और कोच के बीच में या दो कोच के बीच में। अगर वो गलती से कहीं दोनों बफर के बीच में आ गया या स्क्रू कपलिंग के का जो हुक रहता है उसके सामने आ गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बीच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कपल करने के लिए सिर्फ उसको नक्कल ओपन कर देना है और कोच को और जो इंजन है उससे ला करके बम्प मारना है। जैसे ही बम्प मारेगा वो ऑटोमेटिकली कपल हो जाएगा, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हायर मेंटेनेंस स्टाफ रिक्वायर्ड, स्क्रू कपलिंग के लिए मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट बोथ ड्राफ्ट एंड बफिंग लोड बिटवीन व्हीकल एंड टू फ्रॉम अंडर फ्रेम। ये आपका सीबीसी क्या है? ये आपका ड्राफ्ट एंड बफिंग। ड्राफ्ट का मतलब हो गया आपका पुलिंग फोर्स, बफिंग का मतलब हो गया पुशिंग फोर्स। तो ये दोनों ही लोड को यही ऑब्जर्व कर लेता है। स्क्रू कपलिंग में क्या होता था कि आपका जो ड्राफ्ट लोड आता था वो स्क्रू कपलिंग के ऊपर आता था और बफिंग लोड आपका जो बफर रहता था साइड में उसके ऊपर आता था। एब्जॉर्ब हाई फ्रीक्वेंसी फोर्सेस ड्यूरिंग इम्पैक्ट, डिसिपेट्स लो फ्रीक्वेंसी फोर्स टू प्रोटेक्ट द व्हीकल फ्रॉम डैमेज। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टी फंक्शनल यूनिट है। ये यूनिट जो है मल्टी फंक्शनल है। ये आपका सीबीसी है। ये आपका पहले वाला जो आपको फोटो दिखाया था वो आपका एलएचबी कोच था। यहाँ आप देखिए ये आपका आईसीएफ कोच में सीबीसी लगा हुआ है। ये आपका एस टाइप का सीबीसी है जो कि कोच में लगा है, और ये आपका ई टाइप का सीबीसी है जो कि आपके लोको में लगा है। तो आपके लोको में ई टाइप का मैक्सिमम अभी पॉपुलेशन ई टाइप की ज़्यादा है। कुछ लोको जो नए आ रहे हैं उसमें एस टाइप का भी सीबीसी, एस टाइप का सीबीसी लग के आ रहा है। लेकिन आपका जो गुड्स स्टॉक है, जो फ्रेट है, उसमें सब में आपका ई टाइप का ही सीबीसी लगा हुआ है। इसमें अलग अलग कंपनीज के सीबीसी आते हैं। उसका एक्सटर्नल डिज़ाइन एक है। जो एस टाइप का आपका सीबीसी है उसका एक्सटर्नल डिज़ाइन जो है वो सबका एक है, लेकिन हर कंपनी वाले अंदर थोड़ा सा डिफर करके रखे हैं जिससे इसके सारे पार्ट इंटरचेंजेबल नहीं हैं। जैसे कि आपकी किसी भी कंपनी की कार हो, सब में आपके व्हील, ठीक है, व्हील छोटे बड़े रहते हैं लेकिन व्हील एक जैसे, सब में 4 व्हील रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई कार आएगी उसमें 3 ही व्हील रहेगा, लेकिन यह है कि आपका एक कार का पार्ट दूसरे कार में नहीं लगा सकते हैं। ऐसे इसमें आपका जो एक्सटर्नल है वो आपका सबका सेम है,
मतलब कपलिंग के लिए एक कंपनी का सीबीसी दूसरी कंपनी के सीबीसी से कपल हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक कंपनी के पार्ट्स निकाल करके दूसरी कंपनी के जो दूसरी मेक का सीबीसी है उसमें लगाने जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लग जाए, मैक्सिमम चांस है कि वो नहीं लगता है। तो ये इसलिए लोग करते हैं मोनोपोली के लिए कि अगर आपका पार्ट खराब हुआ तो आप हमें से खरीदें। तो उसके मेक कौन कौन से हैं? आपका फैमिली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड है, शार्ट में फैमिली बोलते हैं, स्कार्ट है, फ्रंटियर है, सैंड्रॉक है और डेलनर है। तो आपका फैमिली, स्कार्ट, फ्रंटियर और सैंड्रॉक, इसको आप दूर से देख के नहीं जान पाओगे कि ये कौन सी कंपनी का है। आपको उसका जो लिखा हुआ रहता है वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी कंपनी का है। आपका जो डेलनर कपलर है, ये डेलनर, ये आप दूर से देख के जान जाओगे। कैसे? ये आपका डेलनर का कपलर है, इसमें आपका ये कपलर हेड वाला ये पोर्शन है और पीछे के पोर्शन को बोलते हैं सैंक। तो इसमें कपलर हेड और सैंक ये दोनों, ये किसको बोलते हैं? मफ कपलिंग, मफ जॉइंट है ये। इस मफ जॉइंट से वो कपल रहता है। अगर ये जॉइंट आप ओपन कर दीजिए, मतलब दो नट बोल्ट इधर हैं, ऐसे ही दो नट बोल्ट उधर हैं, उनको ओपन कर दीजिए तो आपका ये सैंक पीछे रह जाएगा, कपलर हेड निकल के बाहर आ जाएगा। तो आप और किसी में भी देखेंगे, यहाँ जैसे देखेंगे किसी कंपनी का है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं, और किसी में भी ये जॉइंट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो डेलनर डिजाइन है उसमें मिलेगा। यहाँ अपने पास में उधर सीबीसी के मॉडल रखे हुए हैं, वो वर्किंग मॉडल हैं, आप उसको कपल कर सकते हो, अनकपल कर सकते हो, उसके पार्ट निकाल करके फिर से लगा सकते हो। उसमें एक डेलनर कंपनी का भी रखा हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हो। तो डेलनर का है कि आप दूर से जान जाओगे कि ये डेलनर का है। उसकी पहचान यही है कि मतलब यहाँ पे आपका ये जॉइंट रहेगा, बाकी में किसी में जॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सीबीसी के मेक हो गए आपके। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही मेक रहें, चूँकि ये प्राइवेट फर्म्स बनाती हैं तो जिसको भी आरडीएसओ अप्रूव कर देता है उनको बनाने की परमिशन मिल जाती है। तो कल को हो सकता है कोई और कंपनी भी आपको दिख जाए। ये आपके मेन कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो आपका ये, आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सीबीसी हो जाता है। इस एरिया को कपलर हेड बोलते हैं। ये पीछे वाला आपका होता है ड्राफ्ट गियर, ये नीचे वाले को बोलते हैं सपोर्टिंग डिवाइस। ये आपका मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस, ये पूरा जो है मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस है ये। ठीक है। इसके आपको अगर पार्ट्स जानना है तो पार्ट्स आपको यहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है? हेलो? यस सर, दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ये दूसरा दिख रहा है ना, ये फिगर 32 दिख रहा है ना ये? थोड़ा और अरे बड़ा ये कर फिगर, दीजिए सर। ये फिगर 32 लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा और बड़ा कीजिए। नहीं नहीं, बड़ा कर देंगे, लेकिन दिख रहा है ना वही ठीक है फिगर सर। है। यस सर, यस यस सर, दिख दिख रहा रहा है। है। ठीक है, दिख रहा है सर। नाम हट जाएगा उसका। ये आपका असेंबल्ड सीबीसी है और ये आपका डिसमेंटल किया, मतलब ओपन किया हुआ है। इसके पार्ट्स में आपका ये नक्कल है, इसको बोलते हैं नक्कल थ्रोवर। ये आपका नक्कल पिन है। ये है आपका लॉक, ये आपका है लॉक लिफ्ट लीवर असेंबली। ये पूरा कहलाता है आपका सीबीसी। यहाँ आगे वाला, यहाँ से इसको कहते हैं आगे वाले को एक कपलर हेड, और इसके पीछे वाले को बोलते हैं सैंक।
यहाँ पे एक ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक मेटल टू रबर बाउंडेड एक स्लीव लगा रहता है। ये 7 नंबर देखिए, साइलेंट ब्लॉक बोलते हैं। ये मेटल टू रबर बॉन्डेड साइलेंट ब्लॉक यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे इसके अंदर। ये आपका सीबीसी का हो गया, ये मतलब असेंबल्ड है और ये ओपन है। ये आपकी सपोर्टिंग डिवाइस है। सपोर्टिंग डिवाइस तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका, इसके भी पार्ट्स के नाम वहाँ आपको दिखेंगे। यहाँ मैं इसलिए आपको दूसरा दिखाया क्योंकि ये पुरानी डिज़ाइन का है। पुराने डिज़ाइन में यहाँ पे पीछे ये बैक ग्लास लगता था, अभी ये सब नहीं लगता है, ये पोर्शन नहीं लगता है। अभी यहाँ क्या लगता है, साइलेंट ब्लॉक लगता है। बाकी आगे के पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, पीछे वाला इसलिए आपको पीछे का वहाँ का दिखाया। ये आपका सीबीसी का था। ये एडवांटेज ऑफ सीबीसी वहाँ जो बताया था, सेफ फॉर शंटिंग स्टाफ, रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक कपलिंग है, क्विक डिटैचमेंट पॉसिबल, मतलब इसमें कपल करने के लिए ऑटोमेटिक है कि एक नक्कल ओपन करके रखिए, दूसरे का नक्कल बंद रखिए, या दूसरे का भी ओपन रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही ला करके बम्प मारेगा वो कपल हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अनकपल करने के लिए आपको बीच में जा करके स्क्रू कपलिंग को लूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑपरेटिंग हैंडल है उसको उठाएंगे और वो अनकपल हो जाएगा। लेस स्टाफ फॉर अनकपलिंग, एंटी क्लाइंबिंग फीचर द इवेंट ऑफ डिरेलमेंट एक्सीडेंट। कभी भी अगर डिरेलमेंट एक्सीडेंट में आपका एंटी क्लाइंबिंग फीचर है कि मतलब कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा नहीं। प्रिवेंशन ऑफ अनकपलिंग, एक बार कपल हो गया तो रेयरली कभी अनकपल होता है। हालेज कैपेसिटी ज़्यादा है, हाई स्पीड चलता है। नो बफर इंटरलॉकिंग, क्योंकि इसमें बफर है ही नहीं, इसीलिए बफर इंटरलॉकिंग की कोई डर नहीं है। आपका जिसमें स्क्रू कपलिंग रहता है उसमें साइड में बफर रहता है, वो कभी कभी आगे पीछे के कोच के बफर आपस में फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक कभी कभी वो कर्वेचर पे होता है, अगर ट्रैक अच्छा नहीं रहता है, या अगर कहीं ट्रैक में नीचे मिट्टी है, एक ट्रैक एक कोच ऊपर है दूसरा नीचे है, तो भी वो जा करके इंटरलॉक हो जाता है। तो वो यार्ड में भी इंटरलॉक के केसेज मिलते हैं। लेकिन इसमें सीबीसी में क्या है, सीबीसी में बफर है ही नहीं, तो इंटरलॉक होने का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रांसमिट बोथ ड्राफ्ट एंड बफिंग डिवाइस, मतलब आपका ये ड्रा एंड बफिंग दोनों फोर्स को यही झेलता है। चेंज ऑफ अथराइज्ड अनकपलिंग लिमिटेशन, चांसेज ऑफ अनअथराइज्ड अनकपलिंग इलिमिनेटेड। अनअथराइज्ड, कोई भी आदमी इसको अनकपल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको बताऊंगा कि वहाँ पे एक लॉकिंग डिवाइस दी हुई है जिससे कि ये लॉक रहता है। जब तक किसी के पास में वो की नहीं होगा तब तक वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसके साइलेंट फीचर क्या है, आपका जो कपलर हेड है, कपलर हेड इज ए स्टैंडर्ड ARS टाइप विथ बैकलैश। अभी नहीं है, बैकलैश आपका नहीं है, बैकलैश खत्म हो गया है। यस टाइप कपलर प्रोवाइड विथ एंटी क्लाइंबिंग फीचर, आपको बता दिया। कपलिंग इज पॉसिबल अंडर एंगुलर मिसअलाइनमेंट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर आपका सीबीसी में मतलब कोच एक दूसरे से अगर थोड़ा सा कर्वेचर पे टेढ़े भी खड़े हैं तो भी कपलिंग हो सकती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है मूव करता है। हॉरिजॉन्टली तो उठाना पड़ेगा, वर्टिकली के लिए आपका जो सपोर्टिंग डिवाइस रहता है उस पर वो रखा हुआ रहता है और उस पर हाथ से मूव करता है, इसीलिए उसमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है। अनकपलिंग के लिए आपका ऑपरेटिंग हैंडल से उठा करके उसको अनकपल कर देना है। ड्रा गियर इंश्योर्स कुशनिंग इफेक्ट इन बोथ बफ एंड ड्राफ्ट।
इसकी ड्राफ्ट कैपेसिटी जो है, डायनेमिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 45 किलो जूल है, एंड फोर्स 1600 किलो न्यूटन है मैक्सिमम। स्ट्रोक, जब गाड़ी खींची जाती है टेंशन में, ये 58 mm तक आगे आ सकता है, और कंप्रेशन मोड में जो है 80 mm तक वो अंदर जा सकता है। मतलब जब गाड़ी जैसे ब्रेकिंग किया गया तो आपका CBC जो है प्रेस होता है, तो प्रेस होगा तो मैक्सिमम 80 mm तक पीछे चला जाएगा। और जब गाड़ी मान लीजिए खड़ी हुई है और आप स्टार्ट करोगे तो वो दबेगा, पैड रहते हैं अंदर, वो पैड दबेगे तो करीब 80 mm तक ही आपका बाहर जा सकता है। इसका टेंसाइल लोड है 1000 किलो न्यूटन, कंप्रेसिव लोड 2000 किलो न्यूटन, बेंडिंग टेस्ट ऑफ कपलर हेड 300 किलो न्यूटन है। कपलर हाइट, सॉरी कपलर लेंथ, आपका जो CBC की लेंथ है वो जो उसका पीछे वाला जहाँ साइलेंट ब्लॉक दिखाया था आपका, वहाँ से लेकर के नकल की पिन जो जहाँ लगती है, वो लेंथ आपकी 1030 ± 5 mm है। वेट उसका करीब 500 kg के आसपास रहता है। गैदरिंग रेंज हॉरिजॉन्टल ±100, 110 और वर्टिकल ±90, मतलब वो प्लस माइनस आप किसी भी इधर या उधर जो है करीब इस रेंज में रहेगा तो कपल कर लेता है। एंगल में देख, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्विंग कपलर तो ±17.85 डिग्री। जैसे अगर वो हॉरिजॉन्टल पे कहीं CBC स्ट्रेट रखा हुआ है तो आपका जो सपोर्टिंग डिवाइस पे रखा रहेगा, वहाँ से लेफ्ट या राइट वो 17.85 डिग्री जो है मूव करेगा। लेकिन वही अगर डेनलर का है तो 12 डिग्री ही मूव करेगा। इसीलिए डेनलर कपलिंग अगर कहीं लगा हुआ है तो अगर आपकी गाड़ी कर्वेचर पे है तो वहाँ पे कपलिंग में दिक्कत आ सकती है। वर्टिकल के लिए है, स्विंग है मतलब 7 डिग्री, और डेनलर अगर है तो उसका 3 डिग्री है। ये लिए जाओ, ये लिए जाओ, एक मिनट जरा रुकना। ये आ जाया है क्या ये? हाँ, अच्छा, तो अभी कितने लोग हो गए फिर? इसको उसमें गूगल शीट में डाले कि नहीं? डालो उसमें तुरंत अपडेट को। ये सभी टेक्नीशियन हैं। कितने लड़के हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, तो टोटल कितने हो गए हैं? 87 तो पहले हो गए थे ना। ये लो, बाकी बात मैं करता हूँ, वो भेज दो। ये बात हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक ठीक, ओके। तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहता है वो 17.85 डिग्री रहता है, और वर्टिकल आपका 7 डिग्री रहता है। वही अगर डेलनर रहेगा तो उसका मूवमेंट कम है, वो 12 डिग्री, और वर्टिकल में 3 डिग्री है। मैक्सिमम स्लैक इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3.5 mm। स्लैक मतलब कि आपका एक CBC दूसरे CBC से जब कपल होगा,
कपल होने के बाद में बिल्कुल टाइट तो नहीं रहेगा ना कुछ तो उसमें प्ले रखना पड़ेगा, तभी कपल होगा। तो कपल होने के बाद में उसके खींचते हैं तो एक नक्कल से दूसरे नक्कल के बीच में जो गैप आता है वो 3.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका डेनलर है उसका 2 mm है, इसीलिए डेनलर और इससे और थोड़ा टाइट रहता है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. वो जो पहले का था वो आपका मतलब वो CVC का था, कपलर बॉडी का पोर्शन का था। ये आपका उसके पीछे जो बताया कि ड्राफ्ट गियर लगा रहता है, ये आपका ड्राफ्ट गियर है। इसको बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट गियर। अभी जो चल रहा है वो बैलेंस ड्राफ्ट गियर ही चल रहा है। इसमें ये पीछे पैड लगे रहते हैं, ठीक है, इलास्टोमेरिक पैड बोलते हैं। ये आपका इस प्लेट के इधर इस साइड भी पैड लगे रहते हैं और इस साइड भी पैड लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं इलास्टोमेरिक पैड। यही पैड आपके शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपकी एक हाउसिंग रहती है, इसके पार्ट्स के नाम है ये हाउसिंग रहती है। और यहाँ पे आकर के आपका कपलर बॉडी है वो यहाँ तक आती है, और यहाँ पे एक पिन जो है नीचे से एक पिन डाल करके और उसके नीचे एक सपोर्टिंग प्लेट लगा दिया जाता है जिससे कि पिन नीचे ना गिरने पाए। तो इसी पिन के सहारे आपका ड्राफ्ट गियर और कपलर बॉडी कपल्ड रहता है। ये ड्राफ्ट गियर का काम है कि जब आप मतलब आपके ड्रॉ और बफिंग फोर्स को एब्जॉर्ब करना है, मतलब झटका नहीं लगने देता है। ये आपका ड्राफ्ट गियर पहले का ये कन्वेंशनल था, ये आपका बैलेंस ड्राफ्ट गियर है। ये यहाँ इसके अंदर लगा रहता है, यहाँ आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये यहाँ नीचे सपोर्टिंग प्लेट लगी रहती है। इस सपोर्टिंग प्लेट की पे आपका ये ड्राफ्ट गियर जो है रखा रहता है। अगर उसको निकालना है तो आपको ये नीचे के नट बोल्ट ओपन करेंगे तो आपकी ये प्लेट निकल आएगी। ये प्लेट निकल आएगी तो आपका ड्राफ्ट गियर नीचे आ जाएगा। आपकी ये जो पिन जो यहाँ लगती है, ये पिन, ये वाली प्लेट निकालेंगे तो यहाँ ऊपर पिन रहती है, तब आपकी पिन आएगी नीचे। ये कुछ थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश किया गया है। ये आपका सैनरॉक का बैलेंस ड्राफ्ट गियर है और ये आपका डेनलर का बैलेंस ड्राफ्ट गियर है। डेनलर का बैलेंस ड्राफ्ट गियर अलग से नहीं आपको दिखेगा, यहाँ पे रखा हुआ है, जाके देख लेना, उसमें उसके साथ में ही ड्राफ्ट गियर लगा रहता है। बैलेंस ड्राफ्ट गियर के फायदे क्या हैं? BDG मतलब बैलेंस ड्राफ्ट गियर, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अर्लियर कन्वेंशनल ड्राफ्ट गियर। पहले कन्वेंशनल ड्राफ्ट गियर आता था उसमें झटके लगते थे। अगर आप लोगों में से किसी ने पहले LHB की गाड़ी में या CBC की गाड़ी में ट्रेवल किया होगा ट्रेन में, तो आपने फील किया होगा कि उसमें पहले झटके ज़्यादा लगते थे। अब वो झटके नहीं के बराबर हो गए हैं, बहुत कम लगते हैं। तो आपका जो जर्क का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया इससे।
less jerk in coupling, transmits both draft and buffing forces, absorb energy in draw and buff mode, जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जर्क के रीजन क्या है? स्लैग बिटवीन कपलर हेड, आपके जो कपलर हेड हैं, मतलब आपका अगर नक्कल के जहाँ कपल होता है उसके बीच में अगर आपका गैप रहेगा, स्लैग रहेगा, तो आपका जर्क आएगा। इसीलिए वहाँ पे बाद में अगर गैप ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे सिम डाल देते हैं। स्लैग इन द कपलर एंड ड्राफ्ट गियर connection due to wear, successive movement will produce jerk, high response time of the draft gear, आपका ड्राफ्ट गियर का response time अगर ज़्यादा है तो भी वो jerk देगा। effect of gap between coupler body and knuckle और wear on knuckles। ये है preload in draft gear, space for draft gear is limited, draft pack designed for maximum tractive braking forces। इसमें आप देखेंगे कि फोर्स लग रहा है, अगर ग्राफ देखोगे, अगर कुछ समझ में आता है तो देखोगे फोर्स लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसे मतलब जब ये इसमें बफ मोड में भी और ड्रा मोड में भी, तो ये जो गैप रह जाता है इसी वजह से उसमें जर्क आता था। ये बैलेंस ड्राफ्ट गियर में आपका ये जो गैप रहता था, यहाँ पे जो गैप आता था यहाँ ग्राफ में, वो उसमें नहीं है। इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप ताकत लगा रहे हो, ताकत अगर इधर लगा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। उसमें था कि आप ये डिस्प्लेसमेंट कुछ दूर तक आपका नहीं होता था लेकिन आप फोर्स लगाते। ये आपका बैलेंस टाइप ड्राफ्ट गियर में ये इसकी हाउसिंग है, इलास्टोमेरिक पैड ऑन आइदर साइड, सेपरेट इलास्टोमेरिक पैड फॉर ड्रा एंड बफ। आपका ये वाला जो है, देखिए जब गाड़ी चलेगी तो इस डायरेक्शन में पुल करेगा, तब क्या होगा, ये वाला काम करेगा क्योंकि ये प्रेस होगा, और ये क्या होगा, ये ओपन होगा। जब गाड़ी को ब्रेक लगाया जाएगा तब ये पीछे जाएगा, तब क्या होगा, ये प्रेस होगा और ये वाला ओपन होगा। इसी वजह से आपका वहाँ पे दोनों साइड के लिए बोलता है कि आपका ड्रा एंड बफिंग के लिए अलग अलग पैड लगाए गए हैं। ये आप यहाँ देखो अगर, तो आपका ये देखिए कि एक टाइम पे ये वाला रबर दब रहा है, ये वाला कुछ नहीं, जैसे था वहाँ से थोड़ा सा ओपन हो गया है। दूसरे टाइम पे देखिए आपका ये पीछे वाला दब गया है, यहाँ वाला प्रेस हुआ है, और ये वाला जो है जैसे था वैसे। तो ये एक्शन आपका जो ड्राफ्ट गियर के जो पैड हैं उसमें यही एक्शन होता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में शॉक नहीं लगता है, सॉरी जर्क नहीं लगता है। ये था आपका ड्राफ्ट गियर और सीबीसी कि मतलब आपका सीबीसी काम कैसे करेगा और उसका ड्राफ्ट गियर काम कैसे करता है। ये आपको जो पीछे आपको जो साइलेंट ब्लॉक दिखाई दे रहा था, वो ये वाला साइलेंट ब्लॉक है। ये आपका सपोर्टिंग डिवाइस है। ये सपोर्टिंग डिवाइस है जिसके ऊपर की मतलब इसमें 4 स्प्रिंग नीचे लगी रहती है, ये वाली और ये दोनों जो आउटर स्प्रिंग है वो तो यहाँ पे एक नट बोल्ट लगता है,
उससे टाइट रहती हैं और ये दोनों ऐसे ही इसके हाउसिंग में इंगेज रहता है। ये आपका मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस है। मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का काम है कि आपको उसको ओपन करना। कपल अगर हो जाएगा तो इसमें आप यहाँ जाके देख लेना। अभी ये टेल नीचे उल्टा वी बनता है। ये टेल आपका क्लियर रहेगा और ये रिब जो है वर्टिकली नीचे रहेगा। ये इसका इंडिकेशन है कि आपका सीबीसी जो है प्रॉपरली कपल हो गया है। अगर ये मतलब कहीं भी कपलिंग इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये टेल नीचे मतलब क्लियर रहे और आपका ये लॉक लिफ्ट लीवर असेंबली का जो रिब है ये वर्टिकली नीचे रहे। गेजिंग में उधर से बता दें। देखिए कपलिंग के लिए ज़रूरी है कि कभी भी आपका जब कपलिंग करते हैं तो कम से कम एक नक्कल आपका ओपन होना चाहिए। आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? तो आ रही सर आवाज। कपलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका कम से कम एक नक्कल ओपन रहेगा। आप दोनों नक्कल को भी हो, जैसे जब एक दो व्हीकल अगर कपल होंगे, चाहे वो इंजन और एक कोच हो या दोनों कोच हो, उसमें ज़रूरी है कम से कम एक का कपलिंग ओपन, एक का नक्कल ओपन होना। दोनों का भी नक्कल ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक नक्कल जो है ओपन रखा जाता है। और उसके बाद में आप उसको 2 से 3 किलोमीटर की स्पीड में ला करके बम मारते हैं और वो बम मारने के बाद में आपका ये कपल हो जाता है। कपल हो जाने के बाद में जो लॉक करते हैं आपका ऑपरेटिंग मतलब हैंडल है, इसको कपल करने के लिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप ये नक्कल को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के लिए ये है कि आपका कोच खुला हुआ है, कहीं फ्री है, तो आप अगर ये नक्कल बंद है तो ये ऑपरेटिंग हैंडल से उठाएंगे, आपका नक्कल ओपन हो जाएगा। इसके बाद में नक्कल को ओपन कर दीजिए और दूसरे वाले कोच को ला करके आप 2 से 3 किलोमीटर की स्पीड से ला करके बम्प मारना है। जब बम्प मार देंगे तो आपका नक्कल जो है लॉक जो है नीचे आ जाता है। ये आपका लॉक है, ये आपके नक्कल सेल्फ पे आकर के रेस्ट कर जाता है और आपका सीबीसी जो है लॉक हो जाता है। ये आपका ऑपरेटिंग डिवाइस है जो आपको बता रहा था मैं कि लॉकिंग अरेंजमेंट रहता है। यहाँ देखिए कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक यूनिवर्सल की लगी रहती है, मतलब एक यूनिवर्सल हेड का बोल्ट रहता है। उस बोल्ट से ये ऑपरेटिंग हैंडल लॉक रहती है। ये ऑपरेटिंग हैंडल तभी घूमेगी जब आप इसको क्या है, इसको पहले ऊपर उठाना पड़ता है, तब ये घूमता है। ऊपर उठा करके अपनी तरफ आपको खींचना है। तो ये जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक ये आपकी तरफ खींचेगा नहीं। खींचने का मतलब ऐसा नहीं कि आराम से खींचना है। जैसे बाइक का किक मारते हैं वैसे, या आप ये कह लीजिए जैसे ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है हैंडल खींच के, वैसे ही आपको झटके से खींचना है, तभी ये ओपन होगा। उसके बाद आपका ये नक्कल जो है ओपन हो जाता है। लॉक हो जाने, जब लॉकिंग के लिए मतलब दो कपलर को कपल करने के लिए ये ऑपरेटिंग हैंडल का कोई रोल नहीं है। आप जैसे लाके बम्प मारेंगे अपने आप ये कपल हो जाएंगे और कपल हो जाने के बाद फिर आपको इसको लॉक कर देना है, कपलिंग इंश्योर करके कि हाँ बराबर कपल हो गया है। उसके बाद में आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक अगर गौर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, अगर आप अपनी बड़ी करो तो शायद आपको भी दिख जाएगा। ये यहाँ पे एक दिख रहा है, ये स्क्वायर हेड रहता है जिससे कि आपका ये हैंडल जो है ये लॉक रहता है। ठीक है, तो आपकी कपलिंग हो गई और अनकपलिंग हो गई।
यहाँ आप अपना अब यहाँ पे ये देख लेना जा करके कि कैसे है ये। अपने पास में मॉडल रखे हुए हैं, वहाँ से आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद में इसमें एक काम और भी आता है, इसकी गेजिंग, कि इसमें वियर एंड टियर होगा। आपका सीबीसी चलेगी तो इसमें वियर एंड टियर होगा। उस वियर एंड टियर को चेक करने के लिए गेजेज रहते हैं। तो वो गेजेस से चेक किया जाता है कि मतलब हमारा सीबीसी अभी सही है या नहीं है। तो इसमें अलग अलग गेजेस हैं। ये गेज है जिसका नाम है अलाइनिंग विंग लिमिट गेज। ये अपर साइड ऐसे ही सेम नीचे से भी लगा सकते हैं। अलाइनिंग विंग लिमिट गेज, उसका नंबर यह है। उस गेज को लगाने का ये तरीका यही है। ये गेज आपका यहाँ पे टच करेगा और यहाँ पे टच करेगा, इसके अलावा और कहीं टच नहीं। मतलब यहाँ पे आपका गैप दिख रहा है, यहाँ गैप आना चाहिए, यहाँ गैप आना चाहिए। इधर चिपका हुआ लेकिन वो सही से लगा नहीं है, अदरवाइज यहाँ भी गैप आएगा और यहाँ भी गैप आएगा। इसीलिए लिखा है, अच्छा सॉरी, मस्ट पास। मस्ट पास का मतलब कि वहाँ गैप आएगा, और मस्ट सीट यहाँ चिपक जाएगा, और मस्ट पास यहाँ भी आपका गैप आएगा। ये तो ये गेज को लगाने का ये तरीका है। और आपको देखना क्या है, ये यहाँ मस्ट पास, मस्ट पास, मस्ट पास, मस्ट पास, मस्ट पास, और यहाँ मस्ट सीट। अब मान लीजिए अगर आपका ये घिसेगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये अंदर जाता है, अंदर जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये जब आप इसको इससे चिपकाएंगे तब ये यहाँ करके चिपक जाएगा। ये अगर चिपक गया इससे, इसका मतलब कि आपका कपलर बॉडी जो है वो वियर आउट हो गया है, घिस गया है, वो खराब हो गया है। ये वही गेज है, इसको नीचे से लगाया गया है। वो पेंटेड था, ये पेंटेड नहीं। एक ये गेज है वर्टिकल हाइट कंडमिंग लिमिट अलाइनिंग विंग पॉकेट एंड गार्ड आर्म गेज, इसका नाम है। आप देखना यहाँ पे आपका एक गार्ड आर्म बाहर निकला रहता है, दूसरी साइड में ये पॉकेट अंदर रहता है। इसको चेक करते हैं मस्ट पास का मतलब कि इसकी गार्ड आर्म की हाइट इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहेगा तो इस पॉकेट में आके अंदर फंसेगा नहीं। इसमें यह रहता है, एक मिनट को, हेलो, हाँ ठीक है चलेगा। चलो उसके पूछो, रिवाइज ये एनसीईआरटी का ही है ना? हाँ ठीक। और मैथ वाला कब का है? अच्छा, तो वहाँ आस पास में कोई दूसरी दुकान हो तो वहाँ देख लो, जहाँ दोनों मिल जाए तो दोनों एक ही जगह ले लो। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तब जो मिलेगा वही ले लेना। ठीक, ओके। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये आपका ये वर्टिकल हाइट कंडमिंग लिमिट अलाइनिंग विंग पॉकेट एंड गार्ड आर्म गेज है। ये मस्ट पास का मतलब कि इसकी हाइट इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर ये हाइट ज़्यादा रहेगा तो इसके अंदर ये जाएगा नहीं, तो आपका कपलर कपल नहीं होगा। दूसरा है इसी का, वो गो गेज था, ये नो गो है। नो का मतलब ये है कि आपका ये जब गाड़ी चलेगी तो यहाँ वियर एंड टियर होगा, तो एक लिमिट से ज़्यादा घिसाव नहीं होना चाहिए। अगर ये गेज अंदर चला गया इसका मतलब आपकी ये सीबीसी खराब हो गई। ऐसे ही दूसरी साइड यहाँ भी है नो गो, क्योंकि जब ये पोर्शन इसके अंदर जाके इंगेज होगा तो यहाँ पे वियर एंड टियर होगा यहाँ पे। तो ये वियर की एक लिमिट है कि ये गेज अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ये अंदर चला गया इसका मतलब कि आपका कपलर बॉडी खराब हो गया। तो ये है आपका नो गो, और पहले वाला आपका था गो गेज। ये कंटूर मेंटेनेंस गेज है। ये आपको लगाने के लिए नक्कल को बंद कर देना है, और बंद करने के बाद में ये ऊपर से इससे चिपका करके ऊपर से नीचे तक लेके जाना है। देखिए जैसे कुछ दूर नीचे लेके आया है, ये और ये गेज दोनों एक ही है।
इसको ऊपर से नीचे तक आपको लेके जाना है, वो ऊपर से नीचे तक पास हो जाना चाहिए। अगर पास हो जा रहा है इसका मतलब कि आपका नक्कल का प्रोफाइल और कपलर बॉडी की प्रोफाइल सही है। अगर पास नहीं हो रहा है इसका मतलब उसके प्रोफाइल में कुछ तो इशू है। इससे क्या होगा, अगर ये कपलर बॉडी लगा देंगे तो दूसरे के साथ में कपल करने में दिक्कत करेगा वो। ये है आपका कंटूर कंडेमिंग लिमिट गेज। ये कंटूर कंडेमिंग लिमिट गेज का है कि आपको इसको ये सामने से लगा, एक्चुअल में यहाँ इसके आगे से डालते हैं इसको अंदर। ये अंदर डालने पे आपका गेज जो है ये अंदर जाना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये अंदर नहीं जाएगा। अगर ये अंदर चला गया तो इसका मतलब आपका या तो नक्कल खराब हो गया है, या कपलर बॉडी घिस गई है, या तो आपका ये नक्कल पिन घिस गया है, या तो हो सकता है आपका लॉक घिस गया हो। अब क्या पार्ट घिसा है उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक एक पार्ट चेंज करके देखना पड़ेगा कि किसके चेंज करने से सही हो जाता है। यहाँ देखिए ये गेज आपका अंदर चला गया है, ये इसका मतलब कि आपका या तो कपलर बॉडी घिस गया है, या तो आपका ये नक्कल घिस गया है। ये आपका नक्कल या कपलर बॉडी खराब हो गया है। हो सकता है लॉक पिन, मतलब कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ये आपका खराब है। ये है आपका एक नक्कल नोज वियर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज। आपको नक्कल को इस फेसिंग में रखेंगे, उसके बाद में गेज लगाते हैं। जैसे ये रखा हुआ ऐसे ही गेज लगाएंगे। इसमें लिखा हुआ आपका लिखा रहा है A, B, C और यहाँ पे एक पॉइंट है D। ये 3 पॉइंट टच होने चाहिए। ये वाला पॉइंट इसमें आके टच नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ जो गैप दिख रहा है ये गैप आपका दिखना चाहिए। अगर ये गैप खत्म हो गया इसका मतलब कि आपका नक्कल जो है या तो वियर हो गया है या स्ट्रेच हो गया है, मतलब फैल गया है। क्योंकि आप घिसेगा कहाँ, नक्कल यही घिसेगा, लोड इसी पे आता है। तो अगर यहाँ घिसेगा तो इस पॉइंट को इसको चिपकाने के लिए आप इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपका ये आकर के इसमें चिपक जाएगा। या अगर ये फैल गया स्ट्रेच हो गया है तो भी आपको ये पॉइंट को चिपकाने के लिए पीछे लेके जाएंगे, उस कंडीशन में भी आपका ये यहाँ पे आकर के ये चिपक जाएगा। इसीलिए इसका नाम है नक्कल नोज वियर एंड स्ट्रेच लिमिट गेज। ये था आपका CBC का गेजिंग, इसकी गेजिंग कैसे करते हैं और इसका एक जनरल आइडिया कि इसमें क्या क्या पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं, ये कपल कैसे होता है और क्या होता है। इसकी एक हाइट रहती है जिसको कि नॉर्मली उधर बफर हाइट बोलते हैं, यहाँ CBC हाइट, अगर CBC है तो CBC हाइट बोलेंगे। ये टेयर कंडीशन की मतलब जब कोच में कोई नहीं है, कोच बिल्कुल खाली है, तो आपका 1105 से 1090 मैक्सिमम है 1105 1105 और मिनिमम है आपका 1090 1090 mm। 1105 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1090 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको नापेंगे कहाँ से, नापने के लिए आपका ये जो नक्कल है इसके सेंटर से नापते हैं, इसके सेंटर से, और आपका जो रेल लेवल है इसके ऊपर तक, इसके सेंटर में एक लाइन खींचते हैं, इसके सेंटर से आपके रेल लेवल का जो हाइट है वो आपका 1105 या 1105 से लेके 1090 mm के बीच में होना चाहिए। वही अगर बफर लगा रहता है तो साइड बफर भी चेक करते हैं, वो भी हाइट आपका 1090 से 1105, मतलब मैक्सिमम 1105 मिनिमम 1090 mm इसके बीच में होना चाहिए। लोडेड कंडीशन में आपका 1030 से नीचे आपका CBC नहीं होना चाहिए। लोडेड मतलब जब उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं या पावर कार है, अगर लोडेड है तो यही कोच ही नहीं, आपका कोई भी कोच हो, LHB हो, ICF हो। ICF में आजकल VPH की लोडिंग हो रही जिसमें कि पार्सल लोड होके जाता है,
उसका भी सीबीसी हाइट या बफर हाइट आपका 1030 के नीचे नहीं होना चाहिए लोडेड कंडीशन में। तो आपका ईएमटी में बफर हाइट या सीबीसी हाइट आपका हो गया 1090 से 1105 और आपका लोडेड में हो गया मिनिमम 1030 के नीचे नहीं होना चाहिए। ये था आपका एक सीबीसी का थोड़ा सा जनरल आइडिया। कुछ समझ में आया इसमें? क्यों, कुछ समझ में आया? जी सर। यस सर। हैं? यस सर। जी सर। थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। यस सर, पूरा जब याद में जाएंगे। इसको समझने के लिए फिर अभी लंच के बाद में बगल में सीबीसी के मॉडल रखे हुए हैं, ठीक है? यस सर। वहाँ पे उसके पार्ट के चार्ट भी हैं, तो वहाँ से आप चार्ट में पार्ट का नाम देख सकते हो, उससे नाम पता चल जाएगा। उसको आप कपल और अनकपल खुद करके देख सकते हो, ठीक है? चंदन या विजय या धीरज रहेंगे, उनसे पूछ लेना कपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनकपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप उसको ऑपरेट करके देख लेना। ज़्यादा इधर उधर मत करना, नहीं तो वो हैवी चीज़ है, अगर व्हील उतर गया तो किसी का हाथ पैर तोड़ देगा, इसलिए संभाल के करना कुछ भी जो भी करना। यस ठीक सर। है, लेकिन आप वहाँ देख सकते हो कि वो कपल कैसे होता है, उसके अंदर के पार्ट्स वगैरह सब आपको सब दिखाई देगा वहाँ, ठीक है? यस सर। कोई कुछ पूछना चाहता है? सर हम लोग की अल्टरनेट क्लास कब से होगी? अल्टरनेट क्लास मतलब ट्रेनिंग जैसे मंडे का है, ट्यूसडे को नहीं, फिर वेडनेसडे का है, ऐसे करके सप्ताह में 3 दिन। हाँ, अल्टरनेट डे ही बुलाया जाएगा। आपको बता दिया हो गया होगा कि कौन किस दिन मतलब आएगा। अल्टरनेट डे आना है, डेली नहीं आना है सबको। उसमें कुछ बता दिया हो गया होगा कि रूल नंबर इस रूल नंबर से इस रूल नंबर तक इस दिन आएंगे और इस रूल नंबर से इस रूल नंबर तक इस दिन आएंगे। सर बोले थे सोमवार नहीं को बताया। बताया गया सर। हम लोग पर डेली आ रहे हैं। कौन डेली आता है? हॉस्टल वाला सर डेली आता है सर। हॉस्टल वाले को डेली बुलाया जाता है क्योंकि उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हॉस्टल से हम लोग भी नहीं डेली हैं। सर, नीरज कुमार। फिर भी एक दो दिन सर हम लोग टिटवाला से आते हैं सर। क्या चीज? कहाँ से आता है? पूना से? टिटवाला। हाँ, तो क्या हुआ टिटवाला से आते हो? जो टिटवाला से, देखो, जो हॉस्टल के अलावा जो लोग रहते हैं उनको अल्टरनेट डे के लिए बोला गया है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनको डेली आने के लिए बोला गया है। नहीं बोला सर, गया है तो कि जब 25 तारीख से आ रहे हैं, तो इसके लिए हाँ। अल्टरनेट करने के लिए। क्या चीज? सर 25 तारीख से लगातार आ रहे हैं सर, तो अब अल्टरनेट नहीं हो पाएगी सर हम लोग की। 25 तारीख से लगातार आ रहे हो? कहाँ रहते हो तुम? सर दीवा में। तो लगातार आ रहे हो तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। आना तो तुमको लगातार ही है ना। नहीं सर, जैसे और लोग का अल्टरनेट हुआ तो सर हम लोग को भी होना चाहिए ना। नहीं, तुमको नहीं पता था कि अल्टरनेट, ठीक है, बता दिया जाएगा। अभी 10 तारीख से सबको फील्ड में भेज दिया जाएगा, ठीक है? 10 तारीख से फील्ड में भेज दिया जाएगा, वहाँ जा करके आपको काम करना रहेगा। वहाँ आपको काम करने के साथ साथ सीखना भी है। जो काम आप कर रहे हो वो काम कैसे किया जा रहा है, मतलब आपको यहाँ इसलिए बता दिया गया है कि आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा। वहाँ जा करके काम करके सीखोगे तभी आपको सही पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है, मतलब वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो। तो यहाँ आना नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ नहीं आना पड़ेगा। हम आपको डिपो के लिए चिट्ठी दे देंगे, फिर उस डिपो के हिसाब से जिस दिन आपको बुलाएंगे डेली आना पड़ेगा। अल्टरनेट डे बुलाएंगे, अल्टरनेट डे आना पड़ेगा। मतलब किसी एक ही डिपो में भेजेगा कि अलग अलग चेंज भी कीजिएगा सर? नहीं, अलग अलग डिपो में भेजेंगे ना, एक डिपो में कैसे भेजेंगे? अलग अलग डिपो में जाएंगे, ठीक है? सर कितने महीने के लिए रहेगा वो? अरे वो हम देखेंगे कितने महीने का रहेगा। ठीक है।
थैंक यू सर, ठीक है। बाय सर। हेलो सर।